आज चुनावों को लेकर हम यहाँ पर चर्चाएं कर रहे हैं और चुनाव से पहले जो परिस्थितियां हैं, लेकिन इन सब के बीच जो काम जमीन पर होना है उसे लेकर आपके कंधों पर और आपकी पूरी टीम के कंधों पर एक बड़ी जिम्मेदारी है। अब चुनाव में क्योंकि कुछ ही वक्त बाकी है और आचार संहिता भी कुछ समय बाद लागू हो जाएगी, किस तरह के इंतजाम इलेक्शन के मद्देनजर है और कितना चैलेंजिंग ये इस दौर में रहने वाला है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि कोविड के बाद के इलेक्शन का ये वक्त है, ओमाइक्रॉन वेरिएंट पैर पसार रहा है। ऐसे में ये वक्त अभी आपके लिए कितना चैलेंजिंग है और इलेक्शंस के मद्देनजर किस तरह के स्टेप्स जो हैं वो अभी उत्तराखंड पुलिस उठा रही है? देखिए, चुनाव कराना हमेशा एक बड़ी जिम्मेदारी होती है, बहुत बड़ी चुनौती होती है। पुलिस की दृष्टि से देखा जाए तो हम सफल चुनाव उसे कहते हैं जो निष्पक्ष हो, जो शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो जाए, कोई हिंसात्मक घटनाएं ना हो और चुनाव जो है उसकी लोकतंत्र की गरिमा बनी रहे, निष्पक्षता से पूर्ण हो। इसके लिए उत्तराखंड पुलिस पूरी तरह से तैयार है और हमारी जो तैयारियां जितनी होती हैं, चुनाव आयोग के साथ लगातार हम लोग टच में हैं। अभी कल और परसों 2 दिन पूरा चुनाव आयोग उत्तराखंड आ रहे हैं और उनके साथ भी हमारी तैयारियां चल रही हैं। हमारे ज़िलों के जितने एसपीज हैं, डीआईजीज हैं, उन सब के साथ भी। तो जो एक शांतिपूर्वक चुनाव कराने के लिए जो जो आवश्यक होता है, हमने वो पूरी सॉलिड तैयारियां की हैं और इस बात के लिए कटिबद्ध हैं कि हमारा चुनाव 100% पीसफुल होगा और किसी भी तरह की गड़बड़ी उसमें हम नहीं होने देंगे। सर, ओमाइक्रॉन वेरिएंट को लेकर अभी बहुत सवाल सबके जहन में, क्योंकि किसी के पास भी कोई एग्जैक्ट डेटा, एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं है। लेकिन ऐसे में अब क्योंकि भारत में भी केसेस बढ़ रहे हैं, तो जो लोग दूसरे राज्यों से यहाँ पर आ रहे हैं, ट्रैकिंग से लेकर इस वेरिएंट को लेकर जो इंतज़ाम होने चाहिए ज़मीन पर, अभी क्या कुछ नया आपकी तरफ से किया गया है? देखिए, अभी तो जो प्रोटोकॉल लागू हैं स्टेट गवर्नमेंट के, उसमें बड़ा चेंज नहीं आया है, किंतु जैसे जैसे ओमिक्रॉन नया शेप लेता है इंडिया में, मेरे विचार से उसमें उतनी ज़्यादा सख्ती बढ़ सकती है या घट सकती है। परंतु पिछले 1.5 साल से, बल्कि ऑलमोस्ट 2 साल से, पौने 2 साल से हम कोरोना के चैलेंज को फेस कर रहे हैं और पिछली दोनों जो कोरोना के वो आए हैं, दोनों लहर, उसको हमने अच्छे से फेस किया उत्तराखंड पुलिस ने। मुझे विश्वास है कि जो ओमिक्रॉन, जो नया वेरिएंट है, उसको भी हम फेस करेंगे, दृढ़ता से फेस करेंगे। और यद्यपि आपने सही कहा कि चुनाव के दौरान थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि वो एक ऐसी एक्टिविटी है, उसमें बहुत बड़ी संख्या में जन प्रतिभागिता होती है और कोरोना, कहीं ना कहीं कोरोना की जो रेस्ट्रिक्शंस हैं उसको वो एक अलग से उसके प्रोटोकॉल का पालन कराना भी हमें ज़रूरी है। तो कराया जाएगा, हर हालत में सुनिश्चित करेंगे कि कोरोना के भी जो भी गाइडलाइंस है उसका पालन हो और चुनाव भी शांतिपूर्वक संपन्न हो। आपके बारे में जितना मैंने पढ़ा और जितना आपके पूरे कामकाज को और पूरे इस टाइम को देखा, बड़ा इंटरेस्टिंग है ये देखना कि आईआईटी बैकग्राउंड से आप हैं, आईआईटी से पढ़कर आप निकले और पहली पोस्टिंग आपकी इलाहाबाद में हुई, जो अपने आप में एजुकेशन का एक हब है। मुझे बड़ी मशहूर एक कविता है, इलाहाबाद के लड़के, वो भी इस वक्त याद आ रही है। और उसके बाद से अब जब आप उत्तराखंड में काम कर रहे हैं, आपके जो वर्किंग स्टाइल में एक अलग चीज़ मुझे जो बहुत हाईलाइटेड दिखाई देती है, सोशल मीडिया पर जो एक आपके आने के बाद से उत्तराखंड पुलिस की जो एक प्रेजेंस बढ़ी है, चाहे वो मुद्दों को एड्रेस करना हो या पुलिस और आम जनता के संबंध, जो हम पहले देखते थे ना कि एक संबंधों के बीच में दिखाई देता था कि बात करने से लेके अप्रोच करने तक में दिक्कत है, वो थोड़ा सा स्मूथ होता हुआ दिखाई दिया है। ये कॉन्शियसली किया गया एफर्ट था, सोच समझकर किया गया एफर्ट था, या फिर जो मैंने आपका एकेडमिक बैकग्राउंड गिराया आईआईटी से, फिर वाया इलाहाबाद और फिर ये उत्तराखंड तक का सफ़र, इसके पीछे ये एक वजह थी? देखिए, मेरे ख्याल से बैकग्राउंड का असर तो पड़ता ही है। जिस बैकग्राउंड से हम आए हैं, जो आईआईटी दिल्ली से, तो वहाँ की कल्चर में फ्यूडलिज्म ना के बराबर है। आप देखेंगे वहाँ फ्यूडलिज्म बिल्कुल नहीं है। तो वहाँ हर कोई जो है, सीनियर हो जूनियर हो, सबको हलो सर करके बात करते हैं। तो उसमें, और अगर आप देखेंगे बिहार और ईस्टर्न यूपी के कल्चर में बहुत बड़ा फ़र्क है, तो वो कहीं ना कहीं ज़रूर दिखता है। और मैं शुरू दिन से पीपल फ्रेंडली पुलिसिंग और विक्टिम ओरिएंटेड पुलिसिंग, इसका पक्षधर रहा हूँ। ठीक है, मेरी सोच है कि पुलिस पब्लिक के लिए बनी है, तो इसलिए उसे पब्लिक से दूर नहीं होना चाहिए, पब्लिक से मिल करके पुलिसिंग की जानी चाहिए। इसलिए ये जो पुलिस और पब्लिक के बीच की दूरी है, उसको कम करने में मेरा हमेशा विश्वास रहा है
और विक्टिम को जस्टिस मिलना चाहिए, इस पे भी बहुत प्रयास रहा है कि जो पुलिस के पास आ रहा है 90% पीड़ित आदमी ही आ रहा है, तो उसको जरूर से जरूर न्याय दिलाना पुलिस की ड्यूटी है। तो इसी ध्येय को लेकर के तो एक कॉन्शियस एफर्ट भी हो गया। मैंने कॉन्शियसली प्रयास किया है कि पुलिस और पब्लिक के बीच की दूरी कम हो। हम लोग थाने थाने जा करके पब्लिक से जन संवाद करते हैं और उनकी समस्याएं सुनते हैं। सोशल मीडिया पे हमारी प्रेजेंस वो भी इसीलिए जिससे आम पब्लिक हमें आराम से अप्रोच कर सके। तो कहीं ना कहीं एक कॉन्शियस एफर्ट, क्योंकि आपके कुछ कैंपेन्स जो मैंने देखे जिसमें हेलमेट लगाने से लेकर आप ड्रिंक एंड ड्राइव ना करें, इसे लेकर आपने पहाड़ी भाषा तक में जो है कुछ कैंपेन्स और एडवर्टीजमेंट चलाए। बड़ी तारीफ हुई जो अमिताभ बच्चन की फिल्म के डायलॉग से इंस्पायर्ड पोस्टर्स जो है वो अलग अलग इलाकों में लगाए गए। इसकी प्रशंसा भी हमें एक समाज में आम लोगों के बीच में दिखाई दी। तो ये सोच कहाँ से आई कि हमें इस तरह से लोगों को एड्रेस करना चाहिए अगर आपको ट्रैफिक रूल से लेकर बाकी नियमों को फॉलो कराना है? तो देखिए वो तो ऐसा है ना, कोई भी आप एडवर्टाइजमेंट कैंपेन देखेंगे, अगर वो सिंपल और सपाट भाषा में होता है तो नॉर्मली लोग उस पर कम ध्यान देते हैं। तो इसलिए नए नए इनोवेटिव आइडियाज़ के साथ अगर आएंगे तो लोगों में ज़्यादा हिट होगा, वो हमने प्रयास किया है। इसके अलावा एक और मुद्दा सर मैं आपके सामने लेकर आना चाहती हूँ, क्योंकि ये मुद्दा हाल फिलहाल में नेशनल लेवल पर भी बहुत सुर्खियों में रहा। बड़ी चर्चाएं हुई, मुंबई के हमने ड्रग्स के जो केसेस हैं उस पर देखा। लेकिन जब बात हिमालयन राज्यों की आती है, पहाड़ी राज्यों में भी नारकोटिक्स को लेकर एक समस्या रही है। और पहाड़ी राज्यों के हिसाब से उत्तराखंड, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो करीब दूसरे या तीसरे नंबर पर आता है। ड्रग्स की ये समस्या कंट्रोल करने के लिए उत्तराखंड पुलिस के क्या एफर्ट्स हैं? देखिए ड्रग्स, मैं सोचता हूँ आज के समाज के लिए बहुत बड़ी चुनौती है और मैंने इसको अपने 4 थ्रस्ट एरिया जो उत्तराखंड पुलिस के लिए आइडेंटिफाई किए हैं उसमें से इसको टॉप पे रखा है, साइबर क्राइम और ड्रग्स। बाकी 2 हैं महिला सुरक्षा और ट्रैफिक। तो ड्रग्स बहुत ज़्यादा फैलती जा रही है और इसके साइबर क्राइम और ड्रग्स आपने पहले 2 नंबर पर क्यों रखे हैं? इसकी वजह क्या है? क्योंकि ये दोनों के दोनों लेटेस्ट चुनौती हैं हमारे लिए, पुराने समय में नहीं थी। महिला सुरक्षा और सड़क सुरक्षा पूर्ववत चुनौतियां हैं जो पहले से पिछले 20 साल से 30 साल से पहले भी पुलिस के साथ थी, किंतु ये दोनों चुनौतियां नई आई हैं जो साइबर और ड्रग्स, ये पिछले 4-5 साल में ही इतनी ज़्यादा हाईलाइट हुई है, इतनी ज़्यादा बढ़ करके आई हैं। तो इनको मैं लेटेस्ट और सबसे बड़ी चुनौती मान के चलता हूँ। और ड्रग्स इतना तेज़ी से जाल फैल रहा है और इसके पीछे कहीं ना कहीं ड्रग्स की जो फंडिंग है, जो ड्रग्स के पैसा है वो कहीं ना कहीं टेररिज्म तक को फंडिंग करता है। तो हमें ड्रग्स को रोकने के लिए बहुत बड़े एफर्ट्स की ज़रूरत है, पूरे समाज को इन्वॉल्व करने की ज़रूरत है। ऐसा नहीं हो सकता कि अकेले पुलिस इसको कंट्रोल करे। अगर हमें ड्रग्स को कंट्रोल करना है तो एक तरफ उसकी सप्लाई साइड को कंट्रोल करना होगा और एक तरफ डिमांड साइड। सप्लाई साइड को कंट्रोल करने में हमारा बड़ा रोल है। एनफोर्समेंट करेंगे, जो सप्लायर्स को पकड़ेंगे, उनकी चेन को पकड़ेंगे, उन पे उनकी इकोनॉमी को तोड़ेंगे, तो जाके जो है सप्लाई साइड जो है कंट्रोल होगी। किंतु डिमांड साइड भी कंट्रोल करने की जरूरत है। हमें पब्लिक अवेयरनेस बढ़ानी है, पेरेंट्स को अवेयरनेस बढ़ानी है, टीचर्स को जागरूक होना है कि अपने बच्चों को ड्रग्स से जाल में। बाहर का भी एक प्रभाव है जो राज्य में कम से कम ड्रग्स के मामले में बहुत ज्यादा दिखाई देता है? हाँ, आते हैं, बाहर से भी आता है। हमने बरेली में भी जाके रेड किए और वहाँ से भी अपराधियों को पकड़ा है। मैं जो कहना चाह रहा हूँ कि हमें डिमांड साइड जो ड्रग की है उसको भी रोकना है और उसके लिए पूरे समाज को जुड़ना होगा। हम सोचे खाली पुलिस इसको कंट्रोल कर लेगी, पूरे समाज को भी जो है जागरूकता बढ़ानी पड़ेगी, अपने बच्चों पे नज़र रखनी होगी और जिससे कि वो ड्रग्स के जाल में न जाएं, अपने एनर्जी को पॉजिटिव डायरेक्शन में लगाएं और नेगेटिव डायरेक्शन में न लेकर के जाएं। कुछ आंकड़े सर मेरे पास और हैं जब हम क्राइम्स की बात कर रहे हैं और स्पेशली बच्चों को लेकर जो अपराध हैं उत्तराखंड में उनकी संख्या बढ़ी है। यूं तो पूरे देश भर की स्थिति की बात करें तो उत्तराखंड निचले पायदान पर है, लेकिन अगर सिर्फ पहाड़ी राज्यों की बात हो रही है तो उसमें उत्तराखंड टॉप पर है, जिसमें सबसे ज़्यादा रेप्स या चाइल्ड अब्यूज़ के केसेस सामने आए हैं। अकेले साल 2020 में 487 केसेस जो है वो सामने आए हैं। बच्चों के खिलाफ ये क्राइम उत्तराखंड में क्यों बढ़ रहे हैं? और ये मैं एक यहाँ की निवासी होने के नाते भी ये सवाल आपसे पूछ रही हूँ, क्योंकि उत्तराखंड देवभूमि की जो संस्कार है, हमने तो गांव में वो हालात देखे जब गांव में लोग ताला लगा के तक नहीं जाते थे क्योंकि चोरी या इस तरह का कोई अपराध हो जाएगा। ये ना तो यहाँ के संस्कारों में है ना यहाँ के मनोविज्ञान में है। तो ये परिस्थितियाँ क्यों बढ़ रही हैं, वो भी बच्चों के खिलाफ? देखिए अब ये ऐसा हो क्यों रहा है राज्य? अगर हम अपराध दर की बात करें
तो छोटे राज्यों को छोड़ करके उत्तराखंड दूसरे लोवेस्ट पे है पूरे देश में। मैंने वो कहा कि देश ठीक भर है। में स्थिति बेहतर अब है। जो आपने कहा कि बच्चों का क्राइम यहाँ ज़्यादा है, मैं इसको दूसरे रूप में रखना चाहूँगा कि बच्चों के क्राइम के प्रति और महिलाओं के अगेंस्ट क्राइम के प्रति हम लोग ज़्यादा संवेदनशील हैं। अगर क्राइम होता है वो पुलिस के पास आते हैं, हम उनकी रिपोर्ट ही नहीं लिखें, ठीक है, तो वो दिखेगा आंकड़ों में नहीं आएगा, तो आपको लगेगा यहाँ क्राइम बहुत कम है, जबकि वास्तव में क्राइम बहुत ज़्यादा होगा। तो हमने ये सुनिश्चित किया है कि हमारी फोर्स, हमारी पुलिस इन महिलाओं के प्रति क्राइम के लिए, बच्चों के प्रति क्राइम के लिए पूरी तरह सजग हो, संवेदनशील हो, उनकी रिपोर्ट लिखी जाए, तभी उनको न्याय मिलेगा। तो ये आंकड़े आपको वो आंकड़ा दर्शाते हैं। हमें खोजना ये चाहिए कि पूरे समाज में, खाली उत्तराखंड में नहीं, क्यों बच्चों के प्रति या महिलाओं के प्रति अपराध बढ़ रहा है। उसके लिए मैं कहीं ना कहीं सोशल मीडिया का भी रोल है, रिलेशंस जो ऑनलाइन हो रहे हैं उनका भी रोल है, और कहीं ना कहीं ईजी अवेलेबिलिटी ऑफ, मैं कहूँगा इवन ईजी अवेलेबिलिटी ऑफ पोर्न मटेरियल भी, उसका भी रोल है। पर उस पर भी हम लोग रोक लगाने का अपनी ओर से बेस्ट एफर्ट्स कर रहे हैं। एक आखिरी सवाल सर आपके लिए लेकर आ रही हूँ मैं, और ये सवाल सिर्फ एक पुलिस ऑफिसर, एक आईपीएस ऑफिसर होने के नाते नहीं पूछ रही हूँ, उत्तराखंड के जनमानस को प्रभावित करने वाला सवाल है। आपकी ट्विटर टाइमलाइन को मैं देख रही थी और उसमें आपका एक ट्वीट है जिसका ये स्क्रीनशॉट मैंने लेकर रखा है। इसमें आपने जनरल बिपिन रावत के साथ एक तस्वीर साझा की है और इसमें आपने लिखा है, रहने को सदा दहर में आता नहीं कोई, तुम जैसे गए ऐसे भी जाता नहीं कोई। जी, उनके साथ बहुत यादें जुड़ी हुई हैं। हम उनके घर भी गए थे, उनके डिनर में भी शामिल हुए थे, वो हमारे पुलिस मुख्यालय में भी आए थे, उन्होंने यहाँ पे टॉक भी डिलीवर की थी बॉर्डर के ऊपर। तो बहुत ज़्यादा यादें थी, और अभी 9 नवंबर को ही उनसे आखिरी मुलाकात हुई थी, तब भी ये था कि हमारे घर आने वाले थे वो, तो बहुत दुख हुआ उस दिन। ये भी महसूस किया हमने कहीं ना कहीं कि जो उत्तराखंड की जनता है उसने देखा कि उनके बीच से निकलकर एक व्यक्ति उस शीर्षस्थ पद पर पहुंचा जहां पर देश के जो पहले सीडीएस की पोस्ट जब जनरेट हुई तो उस पर जनरल बिपिन रावत आकर सत्तासीन हुए, उस पर वो बैठे, और फिर एक हादसा ऐसा हुआ, लोगों के जहन में पहाड़ को लेकर उनका लगाव, या वो कैसे वापस पहाड़ में लौटना चाहते थे, वहाँ के लिए काम करना चाहते थे, आने वाली पीढ़ी को आगे बढ़ाना चाहते थे, ये एक इमोशनल कनेक्ट जो है वो लोगों के बीच दिखाई देता है। क्या आप मानते हैं किसी भी ऑफिसर के भीतर ये वो सबसे बड़ी बात होती है जो उसे एक तरफ ऑफिशियल सर्कल में किस तरह से काम करना है और आम जनता के बीच कैसे रहना है, जुड़ने वाला एक तार होता है, ये इमोशनल कनेक्ट? देखिए, ये तो पहली बात तो ये पूरे उत्तराखंड के लिए बड़े गौरव की बात है कि हमारे बीच का आदमी उठ करके इतना ऊंचे गया कि देश की टॉप 100 लोग कहेंगे उनमें से उनका स्थान है, और बहुत ऊंचा स्थान है। और दूसरा ये है कि अच्छे और बड़े आदमी की पहचान कहें, निशानी कहें, वो ये होती है कि वो कितना भी बड़ा हो जाए वो अपनी जड़ों से जुड़ा रहे, क्योंकि आखिरी में लौट करके तो वहीं आना है, जिन सीढ़ियों से चढ़े उन्हीं सीढ़ियों से नीचे वापस भी आना है। तो ये उनकी खासियत थी, ये मैंने उनको बहुत क्लोजली देखा, अपनी जड़ों से जुड़े थे और हमेशा उत्तराखंड की सोचते थे, यहाँ लौटने की सोचते थे, यहाँ अपना निवास स्थान भी बनवाने शुरू किया था उन्होंने। तो बहुत सारी यादें हैं उनके साथ। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर आज हमारे मंच पर आने के लिए और ये तमाम विचार साझा करने के लिए। जी बोलिए सर। मैं एक बस जोड़ना चाहूँगा, आपने शुरू में पूछा था कि ये कहीं आपका कॉन्शियसली लिया हुआ डिसीजन है। मेरी एक किताब है ह्यूमन इन खाकी, खाकी में इंसान, तो उसमें मैंने कॉन्शियसली ये ट्राई की है कि पब्लिक और पुलिस के बीच का गैप कम हो, और पुलिस में भी इंसान ही रहते हैं, खाकी में कोई अलग नहीं है, हम भी इसी समाज से आते हैं। अगर जो अच्छाइयाँ बुराइयाँ समाज में वही पुलिस के अंदर भी हैं, हमें उन्हीं में से इंसानियत दिखानी होगी और पीपल फ्रेंडली और विक्टिम ओरिएंटेड पुलिसिंग करनी होगी। थैंक यू। आने वाली तमाम चुनौतियों के लिए सर बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब चुनावों को लेकर तो अब जो है आगे आपके लिए बड़े मिशन और रिस्पॉन्सिबिलिटीज रहेंगी, लेकिन बहुत बहुत धन्यवाद आज आप हमारे मंच पर आए और अपने विचार साझा किए। थैंक यू मीनाक्षी जी, थैंक यू सो मच। बहुत बहुत